क्या आप जानते हैं कि हाथरस की गुड़िया का जीवन किन मुश्किलों से गुजर रहा था, किन मुश्किल हालात में उसका वजूद था, उसका मैं आपको सबूत देने वाला हूं। मगर आज इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? आज इस कार्यक्रम का मकसद है आपसे यह सवाल पूछना कि क्या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मीडिया अपनी दो बेटियों से माफी मांगेगी। और वो दो बेटियां कौन हैं? हाथरस की गुड़िया, जिसके साथ कथित बलात्कार और जिसकी निर्मम हत्या हुई और उसके बाद भी उसके परिवार के साथ जबरदस्त अत्याचार, और दूसरा रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट आ गई है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में स्पष्ट हो गया है कि उसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, उसकी हत्या नहीं हुई, यह एक आत्महत्या थी। मगर आज पूरा मीडिया इस मुद्दे पर कैसे एक्सपोज हुआ है, यह मैं आपको बतलाने वाला हूं। मगर सबसे पहले हाथरस की गुड़िया के वजूद की कहानी। क्या आप जानते हैं कि हाथरस की गुड़िया किन मुश्किल हालात में जी रही थी? उसका एक प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं। जब दलित नेता चंद्रशेखर हाथरस की गुड़िया के परिवार से मिलना जाता है तो वहां के जो स्थानीय दबंग हैं किस तरह से उन्हें चुनौती देते हैं, और जब वो चुनौती दे रहे हैं तो उनके पीछे पुलिस वाले खड़े हैं। यह है मेरी उस गुड़िया की हकीकत। इन्हीं हालात में मेरी गुड़िया ने अपना जीवन, अपने 19 साल का जीवन बिताया था। किस तरह से वो लोग धमका रहे हैं, आप खुद देखिए। इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से। इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। क्या एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा। धवड़िया, ठाकुर घर में पैदा होना, एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा। तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा। बात यहां नहीं रुकती। मैं कल्पना कर रहा हूं कि अगर हाथरस की गुड़िया की जगह निर्भया साल 2020 में हुई होती तो क्या हालात होते। उसको लेकर मैं कुछ चौंकाने वाली चीज मैं आपको बताने वाला हूं। मगर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस तरह से हाथरस वाले मामले में वहां जो स्थानीय बीजेपी सांसद राजवीर सिंह दिलेर रविवार को जेल जाते हैं, और इसी जेल में वो तमाम आरोपी बंद हैं। मुद्दा क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिलेर सिंह पर आरोप है कि वो रविवार को आरोपियों से मिलने जेल गए थे, लेकिन जेलर के कमरे से ही उन्हें बैरंग लौटा दिया गया। जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने की अनुमति दी। हालांकि हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर ने आरोपियों से मुलाकात करने की कोशिश पर सफाई दी है और कहा कि मैं तो साहब सिर्फ वहां पर मिलने गया था, क्योंकि एसएसपी को कोरोना हो गया था, लिहाजा मैं उनकी पूछताछ करने के लिए गया था, और कुछ लोग जो बाहर खड़े थे उन्होंने मुझसे बात कर ली। वहां पर एक विधायक आरोपियों के साथ खड़ा है। सांसद इस तरह से मिलने जाता है और स्थानीय दबंग आरोपियों के पक्ष में धारा 144 की धज्जियां उड़ाते हुए इस तरह से सभाएं करते हैं। उनके जो दबंग हैं वो इस तरह से खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में धमकी देते हैं। यह हकीकत है हाथरस की गुड़िया की, और वो किन हालात में जी रही थी। मगर क्या मुझे हैरत होती है? बिल्कुल नहीं होती। कठुआ में याद है ना आपको क्या हुआ था? पीड़ित लड़की, उम्र सिर्फ 7 या 8 साल, और वो एक मुसलमान थी। उन आरोपियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने लंबी चौड़ी रैली निकाली थी। 2 मंत्री भी शामिल थे। डर का माहौल इस तरह से पैदा किया जाता है पीड़ितों के खिलाफ, जब सत्ता पक्ष इस तरह से उनके परिवार को बरगलाता है, डराता है। आज एक पक्ष कह रहा है कि साहब लड़की का बलात्कार नहीं हुआ तो कोई अत्याचार नहीं हुआ। कुछ लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रहे हैं हाथरस और उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए। कुछ देर के लिए मैं कल्पना कर लूं कि उस लड़की ने मरते हुए बयान नहीं दिया था कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ, और कई ऐसे प्रमाण न्यूज लॉन्ड्री से लेकर वायर के पड़ताल में जो पता चल रहा है कि लड़की के साथ जो हुआ, कई ऐसे प्रमाण सामने उभर कर आ रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था। और सबसे बड़ी बात, हाथरस पुलिस ने मामले में धारा 376D के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें गैंगरेप का प्रावधान है। अगर मैं इन चीजों को भूल भी जाऊं तो आप कैसे कह सकते हैं परिवार के साथ अत्याचार नहीं हुआ? देर रात मां बाप की गैर मौजूदगी में
अंतिम संस्कार कर दिए जाते हैं अजीबो गरीब हालात में। बेटी के साथ अत्याचार कैसे नहीं हुआ? और जो लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है बदनामी की, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बदनामी किससे होगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय बदनामी इससे होगी अगर यह संदेश जाए कि भारतीय मीडिया को पूरी आजादी है हाथरस मामले में स्वतंत्रता से रिपोर्टिंग करने की, संस्थाओं को पूरी आजादी है पीड़ित परिवार से मिलने की, पीड़ित परिवार के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, वो लोग अंतिम संस्कार अपनी मर्जी से कर पाएंगे? क्या इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय बदनामी होगी? और या फिर इन तमाम चीजों पर अगर पर्दा डाल दिया जाए और दमन किया जाए, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय बदनामी होगी? क्या हमें इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? वो छुड़भैया जो है दीपक शर्मा, कल जब उसने स्याही फेंकी संजय सिंह के ऊपर, तो ये कहने लगा पीएफआई मुर्दाबाद। अब इसमें कुछ पाकिस्तान का एंगल भी ढूंढ लो, इस्लामिक चरमपंथ का भी एंगल ढूंढ लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि देश की बदनामी कहां हो रही है? अगर मामले को दबाया जाएगा उसमें देश की बदनामी है, या हकीकत को आने दिया जाएगा उससे देश की बदनामी है? आज मैं सोच रहा हूं कि मेरी निर्भया बहन जिंदा होती और उसके साथ यह हादसा 2020 में हुआ होता तो क्या होता। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, निर्भया के जो आरोपी थे ना, आज भी कई लोग नहीं जानते कि निर्भया कौन है, उसका असली नाम क्या है, वो किस जाति से है, किस धर्म से है। मगर उसके आरोपी कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं। मुकेश सिंह, विनय शर्मा, एक जुवेनाइल जो अल्पसंख्यक है मगर उसका नाम नहीं ले सकता, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर। इसमें ठाकुर भी हैं, राजपूत भी हैं, बनिया भी हैं, शर्मा हैं। आज जो तमाम नेता, चाहे कठुआ गैंगरेप हो या फिर इस मामले में वो जातीय तर्ज पर ही तो हाथरस की गुड़िया के जो गुनाहगार हैं उनके साथ खड़े हैं। और मैंने आपको बताया निर्भया के साथ, निर्भया के आरोपियों, अगर निर्भया के साथ आज ये हुआ होता तो उसके आरोपियों के साथ भी इसी तरह से क्या सत्ता पक्ष खड़ी होती? क्योंकि ये पहली बार नहीं है भाई, यही कठुआ गैंगरेप की पीड़िता के साथ हुआ था, उसके खिलाफ भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हुए थे, और अब ये भी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय बदनामी किसमें है और कर कौन रहा है? बात यहां नहीं थमती दोस्तों, क्योंकि कुछ इसी तरह की बदनामी हर जगह हो रही है, एक दूसरे मामले में भी हो रही है। और वो कौन है? रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती में जो हुआ है वो तो कल्पना से भी विचित्र है, और उसके भी कुछ तथ्यों को आपके सामने लाया जाना बेहद जरूरी है। क्या क्या, आइए सुनते हैं। रिया के मामले में मुझे बहुत चीजों पर ताज्जुब हो रहा है। मसलन जैसे ही एम्स की रिपोर्ट आई तो कई न्यूज चैनल्स बनाना रिपब्लिक चैनल पर चढ़ गए, ये कहने लगे कि क्या अब रिपब्लिक चैनल जो इस मामले को हत्या बता रहा था वो यू टर्न लेगा? क्या उससे अपने रवैये पर, अपनी रिपोर्टिंग पर शर्म आएगी? पहले ये मिसाल देखिए, टाइम्स नाउ के मुंह से मैं जब सुनता हूं तो मुझे बहुत हंसी आती है दोस्तों, क्योंकि टाइम्स नाउ वो चैनल है जिसने अपनी तरफ से शालीनता की तमाम हदों को पार किया रिया चक्रवर्ती मामले में। यही नहीं, आपको याद होगा किस तरह से इन्होंने इस तस्वीर के जरिए सुशांत सिंह राजपूत की लाश की तस्वीर को अपने चैनल पर पेश किया था। और रही बात रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक का जो एंकर है अर्नब गोस्वामी किस तरह से चिल्ला रहा था कि कहां हो सलमान, कहां हो सलमान। देखिए देश की जनता को किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है ना, इसकी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। पहले ये वीडियो देखिए किस तरह से सलमान को चुनौती दे रहा था, सलमान खान को। देखिए कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? अर्नब जी आप क्या बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना, मैं पूछ रहा हूं सलमान खान का नाम लेकर। अर्शे को भी मैं जवाब देना। कहां है सलमान खान?
सलमान, एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या? मैं पूछ रहा हूं, सलमान खान कहां है? पूरे दिशा सालियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? चुप क्यों हो सलमान? अब इसी रिपब्लिक चैनल में देखिए, बिग बॉस का विज्ञापन चल रहा है। थोड़ा भाषा कड़ी है, मगर इसे आप थूक के चाटना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए। हैरत मुझे इस बात पर भी होती है कि जब देश का एक लोकप्रिय चैनल आज तक यह कहता है कि साहब इस मामले में शर्म आनी चाहिए रिपब्लिक को, इस मामले में उनकी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस मुद्दे पर खुद इस लोकप्रिय न्यूज चैनल ने क्या किया था। सुशांत पर रिया का काला जादू, इसमें दो गुनाह हैं इस बड़े न्यूज चैनल के। पहला, इन्होंने रिया चक्रवर्ती को सिर्फ इसलिए कि वो बांग्ला भाषी हैं दिखाया सुशांत सिंह राजपूत का काला जादू करते हुए, जबकि ना उनके हाथ हैं ना उनका ये शरीर है। उन्हें गलत ढंग से पेश किया, यह अपने आप में एक अपराध है। काला जादू को इस तरह से हल्के ढंग से पेश करना यह भी एक अपराध है। क्या भूल गया न्यूज चैनल? बात यहां नहीं रुकती। सुशांत को जो न्यूज चैनल, ये जो आज तक लगातार कह रहा है रिपब्लिक पर हमला कर रहा है, सुशांत को दिया गया था जहर। इनके प्रोग्रामों की शीर्षक देखिए, आत्महत्या या हत्या। रिया ने सुशांत पर किया था जादू टोना, लव, ड्रग्स और धोखा। इन्होंने शर्म और हया की तमाम तस्वीरों को पार कर दिया है, तमाम हदों को पार कर दिया है। और अब यह हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम इनके साथ सहानुभूति जताएं। रिया चक्रवर्ती के साथ न्यूज चैनल्स ने जो किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और यह भूल जाइए, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण के साथ जो किया जा रहा था, कि हम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार ये नहीं है, आपको लगातार बेवकूफ बनाया जा रहा है हर मामले में। चाहे हाथरस को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत उत्तर प्रदेश को बदनाम करने वाली बात कहना, या फिर इस मामले में, इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के जरिए रिया चक्रवर्ती को बदनाम करना। क्यों? क्योंकि रिया एक बांग्ला भाषी हैं, उनके जरिए काला जादू जोड़ लो। वो एक महिला हैं, इसलिए बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं। क्योंकि जितने भी ड्रग एडिक्ट थे, जितने भी ड्रग्स का सेवन करने वाले थे, वो एक्ट्रेसेस ही थीं। श्रद्धा, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, कोई मेल नहीं था, कोई पुरुष नहीं था। और इस पूरे मामले में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत बदनाम हो गया, क्योंकि हर जगह से यह बयान सामने उभर कर आया कि सुशांत सिंह राजपूत अपने वैनिटी वैन में ड्रग्स लिया करते थे, और सारी हदें पार हो गई। इसलिए मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कि क्या समाज और भारतीय जनता पार्टी हाथरस की गुड़िया और रिया चक्रवर्ती से माफी मांगेंगे? बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी माहौल में निर्भया के साथ क्या होता, सोच के भी सिहरन पैदा होती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।